एक तो श्रीलंका में जो धार्मिक बहुसंख्यक हैं, उन्होंने धर्म के आधार पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति जो नीति अपनाई, उनका जो अपमान किया, उनका जो हक छीना, एक बहुत बड़ा असंतोष उसकी वजह से था। ये यूं कह सकते हैं कि मेन कारण जो है वो बना। दूसरा, उसके साथ साथ जो सरकार वहां पर थी, विशेषकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, धर्म के नाम पर वो सत्ता में आए, लेकिन उसके बाद में आने के बाद में जो आर्थिक नीतियां उन्होंने अपनाई और जिस तरह के काम उन्होंने किए, वो किसी भी सूरत में देश के हक में तो नहीं थे, कम से कम श्रीलंका के हक में तो नहीं थे। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो रासायनिक उर्वरक आते थे, एकदम उनका जो आया था वो बिल्कुल बंद कर दिया। आप पूरी तरह से पहले तैयार नहीं हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए, आपके पास सारी व्यवस्था नहीं है, वो सारी चीज जो करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, अचानक आप ये सारी चीजें कर देते हैं। एक पूरा बंद और दूसरा जो है आप कहे भैया ऐसे करो, तो खेती में निश्चित रूप से गिरावट आई। इसके साथ साथ जो गिरावट आई और जो वहां का व्यापार घाटा था, वो व्यापार घाटा जिस तरह से बढ़ने लगा और वहां की सरकार अंधाधुंध कर्ज लेने लगी, उस कर्ज ने एक तरह से रीढ़ तोड़ दी और उसका नतीजा यह हुआ कि कर्ज जब बढ़ता चला गया, सो एक स्थिति श्रीलंका की अब यह आ गई कि जो उस कर्ज की किस्त जाती थी पटाने के लिए, कर्ज को पटाने के लिए, वो किस्त भी देने की स्थिति में श्रीलंका नहीं है। नतीजा, उसने और कर्ज मांगा आईएमएफ से, उन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम्हारी कोई भी कर्ज देगा तो पहले यह देखेगा कि भाई तेरी लौटाने की स्थिति है या नहीं है, या तेरी व्यवस्था, तेरी योजना, तेरी रणनीति कुछ इस तरह की है नहीं है कि इसको कर्ज को लौटा पाओगे। नहीं लौटाओगे तो सब आप जानते हो। और यह स्थिति इसलिए भी आई कि उन्होंने जब ये आर्थिक संकट आया तो नोट छापना शुरू कर दिए। आप नोट एक लिमिट में तो छापोगे, उसका एक गणित है, एक तरीका है, ये नहीं कि आंख मीच के आप छापे चले जाओगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ी। सो इस तरह की जो आर्थिक मार पड़ी, उस हालात में एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास में रोटी नहीं है, भूखों मर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, और एक तरफ सरकारी वो तंत्र है जो मौज ले रहा है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो अपनी मौज मस्ती में ही मस्त है। सो इन हालात ने श्रीलंका को वहां लाके खड़ा कर दिया कि अल्टीमेटली जनता को सड़क पर आना ही पड़ा, आना ही था। जब आप भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाएंगे, जब आप एक धर्म विशेष की बात करेंगे, बाकी सबको कहेंगे जो आप ही के देश के निवासी हैं, जो आप ही के यहां के रहने वाले हैं, जिनको आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो है ही नहीं मेरे देश के, और उनके प्रति नफरत भरी, घृणा वाली आप नीति अपनाओगे, तो नतीजा यह है कि लोग सब सड़क पर आएंगे। सर, इस संकट से निकल पाएगा श्रीलंका? क्योंकि नहीं, एक महीने पहले फिर हुआ, कल से फिर स्थिति खराब है। नहीं, देखिए, निकल पाएगा एक चीज से तो एक मान सकते हैं आप कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, उन लोगों के हाथ से तो सत्ता छीन ली गई है। एक तरह से यहां तक तो जो श्रीलंका क्रांति है वो पूरी तरह से पूर्ण हो गई। अब आगे की बात है कि जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वहां पर, जो इस स्थिति को, इस शासन प्रशासन की जो बागडोर जिनके हाथ में जो संभाल रहे हैं उसको, वो किस तरह से ये जो इतना बड़ा आर्थिक संकट है उसे कैसे रोकेंगे। आखिर में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कर्ज तो लेना पड़ेगा, और कर्ज आपको कोई तभी देगा जब आप उसको उतारने की स्थिति में हो। 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज अकेले चाइना का है। इसीलिए चाइना का कर्ज चुकाने के लिए जो श्रीलंका का जो बंदरगाह था, वो बंदरगाह चाइना को देना पड़ा, जिससे हमें सीधा सीधा खतरा है। भाई, भारत को उस बंदरगाह के चाइना के हाथ में जाने से सीधा सीधा खतरा है, और चाइना के पास पैसा है, उसकी नीति भी यही है कि जो भी उससे लेना चाहे, पैसा लाना चाहे दे देगा, और उसके एवज में जो है वो जमीन उससे ले लेगा। यही हालत मालदीव की है, जहां वो कई टापू उसने खरीद लिए और उनको खरीद के वहां पर नौसैनिक अड्डा बना रहा है चाइना। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से निश्चित रूप से निकलना बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं असंभव नहीं है। हां, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो वर्तमान जो सरकार है, एक तरह से सरकार नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि जो भी वहां विधायिका का मेंबर है, यानी कि एमपी है, कोई भी है, पब्लिक उसको देखते ही मारने के लिए, उसके घर को जलाने के लिए आतुर है। यह स्थिति है, मतलब इस कदर उन्हें नफरत हो गई है कि वो किसी को भी देखना नहीं चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि कुछ नए लोग आएंगे और वो बड़े धैर्य के साथ, समझ के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध बनाकर और अंतरराष्ट्रीय स्तर से उन्हें कोई ना कोई एड मिले, तब जाके धीरे धीरे श्रीलंका खड़ा होगा। लेकिन बात यह रही है हमेशा, और यह हर किसी के लिए है, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एड देता है, वो पहले अपने हित को जो है सामने रख के चलता है। अगर उसका हित होगा, या तो कुछ लेना चाहेगा, या तो जमीन का टुकड़ा लेना चाहेगा, या व्यापार की स्थिति है कि भैया वहां मुझे उसमें सुविधा मिलनी चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं उनको देखकर ही कोई सहयोग करेगा। अब देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। आपको नहीं लगता बहुत खतरनाक है देश के लिए? निश्चित रूप से देखिए, नफरत कहीं भी फैले, कोई भी फैलाए, वो सबके लिए और हर जगह खतरनाक ही होती है, क्योंकि नफरत का जो धर्म है वो केवल घृणा फैलाकर खून खराबा करने की तरफ ही जाता है, और उसके पीछे जो लोग ये फैलाते हैं उनका निस्वार्थ होता है, और वो निस्वार्थ जो मैक्सिमम होता है, या तो सत्ता की प्राप्ति, या जमीन की प्राप्ति, या संपत्ति की प्राप्ति, या पैसे की प्राप्ति, ये उसके पीछे मेन कारण होते हैं। और देश में जबरदस्त तरीके से फैलाई जा रही है भारत में नफरत। अब पार्टी, मतलब एक पार्टी विशेष, या यूं कहो कि संगठन विशेष द्वारा संगठित रूप से फैलाई जा रही है। सरकार द्वारा, वर्तमान भारत सरकार द्वारा बहुत ही संगठित रूप से, बहुत तरीके से सिलसिलेवार फैलाई जा रही है। श्रीलंका से ज्यादा बड़ा खतरा हमें है? निश्चित रूप से खतरा है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जो हालात हैं, आप इसको इस तरह से भी जरा कैलकुलेट करें कि वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है। देखिए, भारत के रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है। भारत का जो व्यापार घाटा है, यानी जो हम निर्यात करते हैं विदेशों को, और जो हम विदेशों से आयात करते हैं, उसको व्यापार घाटा, जो वो व्यापार घाटा है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और आज की तारीख में वो 27 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो घाटा है। इसके साथ साथ रुपए की कीमत घट रही है, डॉलर के मुकाबले लगभग 80 रुपए हो गया रुपया जो है। सो इस स्थिति में क्या होगा, निर्यात इस स्थिति में कम होगा, महंगा होगा, और आयात जो होगा, वो आयात भी उसके लिए हम ज्यादा विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ेगी, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार अब घट रहा है। वो आज की तारीख में घट के काफी नीचे 500 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो आ चुका है, 550 बिलियन डॉलर के आसपास जो वो आ चुका है। तो हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ और जो चीज है वो देखें आप, कि भारत के ऊपर जो कर्जा था 2014 में, भाजपा सरकार के आने के बाद, आने से पहले तक, यानी यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक 2014 में भारत पर कर्जा था 53 लाख करोड़। आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, वो कर्जा 135 लाख करोड़ हो चुका है, और रिजर्व बैंक का आकलन है, उनका अनुमान है कि अगले साल 2023 में 31 मार्च तक वो जो कर्जा है भारत पर, वो 155 लाख करोड़ पार कर जाएगा। तो ये मतलब जो जीडीपी आपकी है, लगभग जीडीपी के साथ बराबर ही आपका जो कर्जा है वो पहुंच जाएगा। कैसे पटाएंगे आप, ये बताएं ना कि कैसे पटाएं, क्योंकि जो हालत हो सरकार ने कर दी है, किसी भी तरह से हमारा जो उद्योग है वो किसी भी तरह से बढ़ नहीं रहा, फल फूल नहीं, बढ़ेगा कैसे? जो मैन्युफैक्चरिंग है, उत्पादन है, वो बढ़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है, और बहुत कुछ आपके लिए जो है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइना से आ रहा है, चाइना के साथ लगातार व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। सो जो आपकी इस्तेमाल की चीजें, यानी कि यहां के धार्मिक संस्कारों में, यहां के त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली लगभग सारी चीजें अब चाइना से आ रही हैं। आप हर चीज को देख रहे हैं आप। सो ये जो स्थिति भारत में हो गई है, इस स्थिति में भारत लगातार उस तरफ जा रहा है। दूसरा आप देखें, रोजगार जो पहले से ही खाली सीटें पड़ी हैं सरकारी क्षेत्र में, अगर हम देखें
उनको भरा नहीं जा रहा, और जो रिटायर हो रहे हैं वो उनको भी भरने की कोई कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि सरकार पूरी तरह से इस रोजगार वाले मामले को खत्म करना चाहती है। चंद लोग रखना चाहती है जो उसकी सरकार चलाने के लिए काफी हों। यह सरकार का जो आगे की रणनीति है। जितने भी सरकारी उद्योग हैं उन सबको बेचा जा रहा है, और आप जानते हैं कि सरकारी उद्योग बेचने का मतलब है निजी क्षेत्र में जो आप बेच रहे हैं औने पौने दाम में मोदी जी अपने यारों को दे रहे हैं। उसका मतलब यह है कि जैसे ही सरकारी उद्योग कोई निजी हाथ में जाता है 80% रोजगार खत्म हो जाता है, यानी नौकरी करने वाले जो लोग थे उसमें 80% की नौकरी एक झटके में खत्म। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। तो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपने कभी सोचा था कि आटे पर भी सरकार जो है वो लगा सकती है, जीएसटी लगा सकती है? आपके देश में शुरू हो गया। भारत श्रीलंका के साथ में खड़े, श्रीलंका के अगर साथ में वाकई में ईमानदारी से भारत खड़ा होता तो जो चाइनीज वहां पर वो बना है, जो बंदरगाह चाइना के हाथ में है, जो एक तरह से बंदरगाह नौसैनिक अड्डा है, वो चाइना के हाथ में, वो चाइना के हाथ में नहीं जाता, वो भारत के साथ ही होता, श्रीलंका के पास ही होता, और वो भारत को कोई खतरा वहां से नहीं होता। तो भारत कह देना कि हम साथ में, मतलब वो एक तरह से कैसे कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा, कि क्या है तुम्हारे पास में जो उसे दे दोगे तुम? वो तो कह रहे हर परिस्थिति में हम खड़े हैं। नहीं, हर परिस्थिति में खड़े हो तो दो ना उसको। अगर तुम ये कहते हो या भारत सरकार ये कहती है कि तुम हर परिस्थिति में खड़े हो, वो वहां पे है, तुम यहां खड़े हो, कह रहे हो हाँ खड़े हैं भैया तुम्हारे साथ में, इससे खड़ा होना कहोगे क्या? अगर तुम खड़े हो तो वो दुनिया भर से जो गुहार लगा रहा है कि उसे आर्थिक मदद की जाए, दो आप उसे आर्थिक मदद। जो वो कह रहा है कि उसे अनाज चाहिए, दो आप उसे अनाज। जो हल्दी वो बाहर से खरीदते हैं, वो दो ना हल्दी, उर्वरक दो ना उनको, जो भी चीज उन्हें चाहिए तुम दो उनको। पर तुम किस स्थिति में हो तुम्हें मालूम है? तुम्हारी खुद की हालत यह है कि जो नीति श्रीलंका अपना रहा था वही भारत सरकार अपना रही है यहां पर। और भारत सरकार के भी लोग लगातार अब कहने लगे, आप तो मीडिया के साथ ही लगातार कवर कर रहे हैं, लोग ये कहने लगे हैं कि धीरे धीरे भारत भी श्रीलंका वाली स्थिति की तरफ ही बढ़ रहा है। तो जब तुम खुद उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हो, तुम उसकी मदद क्या करोगे? हाँ कर सकते हो अगर ईमानदारी से करना चाहो तो, लेकिन तुम जब अपने ही देश का भट्टा बैठाने पे तुले हुए हो, तुम अपने ही देश में श्रीलंका की स्थिति को लाने के लिए तुले हुए हो, तो तुम वहां उनके लिए क्या मदद दोगे? आपकी नीयत साफ हो जाती है इसी से। भारत को डरना चाहिए श्रीलंका परिस्थिति देखकर। नहीं, निश्चित रूप से डरना चाहिए कि यहां जो होगा, आप देखिए वहां तो आप एक तरह से मानिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ पूरी क्रांति हो गई, लेकिन वहां खून खराबा नहीं हुआ। निश्चित रूप से कुछ लोगों को चोट लगी है, जैसे कल ही की रिपोर्ट बताई जा रही है कि 100 के लगभग लोगों को चोटें लगी हैं पुलिस से टकराव के दौरान, लेकिन खून खराबा उस तरह का नहीं हुआ। पर यह बात भारत के विषय में आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहां जिस तरह की नफरत है, जिस तरह की सरकार भयानक तरीके से धर्म के आधार पर नफरत फैला रही है, झूठे मुकदमे कर रही है, बेगुनाह लोगों को जेल में बंद कर रही है, यहां अगर वो परिस्थिति यहां पे आ गई तो यहां पे उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे। यहां पे खून खराबा ज्यादा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पे जो पर्चा बनता था, जो फ्री इलाज होता था, अब वहां पर किसी का फ्री इलाज नहीं होगा। 1 रुपए में बनने वाला पर्चा अब 100 रुपए में बनेगा, और जो टेस्ट भी होगा वो टेस्ट भी, उसके भी पैसे होंगे। अस्पताल में जब आप भर्ती हो गए, इलाज चलेगा आपका, उसके भर्ती के भी पैसे होंगे, बेड के भी पैसे होंगे, एक्सरे के भी पैसे होंगे, आपके जो सीटी स्कैन होता है उसके भी पैसे होंगे, आपके एक्सरे के भी पैसे, हर चीज के, मतलब कोई फ्री नहीं है। और ये वहां से शुरू हुआ है तो आप देख लीजिए नीचे तक पहुंचेगा, ये सब जगह पहुंचेगा। इन हालात में लोगों की हालत क्या हो गई है? देश में जितनी भयानक बेरोजगारी है, एक आंकड़ा मैं बार बार बताता हूं, आपके सामने भी मैं रख रहा हूं, 17 करोड़ तो डिग्रीधारी बेरोजगार ही हैं, और इसके अलावा 45 करोड़ लोग भारत में वो हैं जो किसी भी तरह से इस देश में उन्हें कोई रोजगार मिल जाए इसकी उम्मीद ही खो बैठे हैं। ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है। आपको रोजगार ना मिले कोई दिक्कत नहीं, यहां नहीं तो वहां मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद ही अगर खो जाए, कितनी भयानक निराशा है, कितने अवसाद में लोग चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे लोग। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे
बेरोजगार युवकों का आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो सरकार देशभक्त राष्ट्रभक्ति की बात करती थी, वही सरकार अब धीरे धीरे इस देश के लोगों का गला काट रही है, इस देश के लोगों को बेरोजगार कर रही है। और यह सब कुछ बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है और किसी भी हालत में उनकी जेब में जो भी कुछ है वो भी उनकी जेब से निकाल लिया जाए, वो सारे काम कर रहे हैं। मैंने जो अभी लोहिया हॉस्पिटल का जो लखनऊ का आपको उदाहरण दिया वो यही तो है। यानी 1 रुपए का जो पर्चा आप 100 रुपए में कितने गुना आपने महंगाई, यानी 100 गुना एक झटके में आपने जो है ये सब कुछ कर दिया। ये स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है। लेकिन सरकार क्यों नहीं जागरूक हो रही, क्यों नहीं चेत रही? नहीं देखिए, वो क्यों धर्म में अटकी हुई है? देखिए सरकार धर्म में यूं अटकी हुई है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। क्या बोलेगी महंगाई पे? आप बताइए, आप ही अगर प्रधानमंत्री आपके सामने आ जाए तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ के आप ही प्रधानमंत्री का मुंह बंद कर दोगे। महंगाई पे क्या बोलेगी सरकार? कोई जवाब नहीं है उसके पास। बेरोजगारी जिस भयानक स्थिति में है, उस बेरोजगारी पर आप जैसे पत्रकार अगर सवाल पूछने लगे तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के और भी जो मंडली के लोग हैं, किसी के पास एक भी जवाब नहीं है। आपने देखा, अभी की लेटेस्ट आपको बात बता रहा हूं, प्रधानमंत्री तेलंगाना गए, हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली करी जिसका डंका बजाया गया। उस रैली में क्या एक भी शब्द बेरोजगारी पर बोला प्रधानमंत्री ने? नहीं बोला। महंगाई पर बोला? नहीं बोला। यहां की शिक्षा व्यवस्था पर बोला? नहीं बोला। देश के लोगों की स्थिति जैसे बद से बदतर हो रही है उस पर बोला? नहीं बोला। अभी प्रधानमंत्री जो है यह बोल लेते हैं इसमें आपके विज्ञान भवन में अरुण जेटली की जयंती के ऊपर कोई प्रोग्राम वगैरह था, या उनकी पुण्यतिथि पर कोई प्रोग्राम था, उसमें प्रधानमंत्री बता रहे डंका। मतलब प्रधानमंत्री को अफसोस यह है कि किसी भी बात को बोलने में, झूठ बोलने में लेश मात्र उनको शर्म नहीं आती है। वो अभी कह रहे थे उसमें कि हमने 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर दिए। अब 6 करोड़ लोग उन्हें क्यों नहीं बताते जो एक बार भी खरीद नहीं पाए? भाई जो आंकड़ा आ रहा है सामने, वो आंकड़ा ये बता रहा है कि उसमें से 4.5 करोड़ लोग तो वो हैं जिन्होंने एक बार भी खरीदा नहीं, और तकरीबन 2 करोड़ के लगभग वो लोग हैं जिन्होंने एक बार खरीदा 1 साल में। तो तुम्हारे इस फ्री में सिलेंडर देने का मतलब क्या है? तुमने फ्री में सिलेंडर दे दिया, लेकिन सिलेंडर की जो आप कहते हैं जो कीमत थी, वो सिलेंडर की कीमत आपने 1050 के पार कर दी। 1053 में मिल रहा है ना, यहाँ पे दिल्ली में 1052 या 1053 में, जो 400 में था तब तो तुम हल्ला मचाते थे, लेकिन आज तुमने जो है वो कर दिया और उसकी सारी सब्सिडी तुमने हटा दी। जो सिलेंडर की सिक्योरिटी थी, गैस कनेक्शन लेते में जो 1500 या 2000 रुपए में मिल जाता था, तुमने वो 4,500-5,000 कर दिया। तुमने कर क्या दिया उस पर? तो प्रधानमंत्री वो कह रहे 10 करोड़ हमने जो है टॉयलेट बनवाए। अबे 10 करोड़ टॉयलेट बनवाए, गड्ढे खोदे, जाके देखो। 3 करोड़, वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 करोड़ हमने पक्के घर दिए। जिस दिन 3 करोड़ पक्के घर मिल जाएंगे इस देश में, उस दिन मैं नहीं समझता कि किसी की झोपड़ी रह जाएगी। और प्रधानमंत्री को अगर नहीं है, ये प्रधानमंत्री की चापलूसी करने वाले जो लोग हैं मीडिया के, वो गुलाम कुछ करेंगे ना, पर फिर भी अगर किसी को है, जाके देखो झारखंड में क्या हालत है। लोगों की झोपड़ियां पड़ी, कच्ची झोपड़ियां पड़ी हैं, और जो आंकड़े पहले तुमने जारी नहीं किए पर किसी तरह से बाहर आ गए, जातिगत जनगणना के आधार पर जो कराए गए थे, उससे जो आंकड़ा पास सामने आया था, उसमें यह था कि देश में जो 40% लोग हैं गांव में रहते हैं, उनकी स्थिति यह है कि एक ही कमरे के कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं, पूरा परिवार रह रहा है। उसमें क्या बदलाव आया? सर आपने मीडिया का जिक्र किया, कहा जा रहा है मीडिया बहुत ज्यादा डरी हुई है। अगर कोई भी कोई खबर चलाता है तो उसकी अगले दिन छुट्टी हो जाती है। घर में बैठ जाओ ना। अगर मीडिया डर रहा है तो घर में बैठ जाओ ना। बात यह नहीं है जोगेंद्र जी, बात कुछ और है। मीडिया डर नहीं रहा। मीडिया अब पूरी तरह से जो सरकार के यार हैं उद्योगपति, उन लोगों ने मीडिया खरीद लिया। सारा मीडिया अब उनके हाथ में है। हाँ वही ना, एम्प्लॉय तो डर रहा है। नहीं, एम्प्लॉय नहीं डर रहा। एम्प्लॉय डर रहा तो बैठ जाए ना घर से। तो एम्प्लॉय डर के क्या देश के साथ में गद्दारी करेगा? मतलब मैं अगर डरूं तो मैं डर के देश के साथ में गद्दारी करूंगा? कहा जा रहा फिर मीडिया में क्या जरूरत?
कहा जा रहा सुधीर चौधरी ने एक एपिसोड के डीएनए चला दिया, उसको अगले दिन छुट्टी कर दी, उन्होंने असम की सच्चाई बता दी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि असम की सच्चाई या कहीं की सच्चाई कोई भी आप बता रहे हो, वैसे तो बता ही नहीं रहा, पर फिर भी मैं आपकी बात को मान ले रहा हूं। वही सुधीर चौधरी जिसने इस देश में गद्दारी करने में जिस तरह से इसने मतलब झूठी खबरें फैलाई हैं और जिस तरह से सरकार की चापलूसी करके मीडिया का नाम बदनाम किया, वो सुधीर चौधरी अब बड़ा ईमानदार हो गया? नहीं, वो नहीं है। मीडिया जो है पूरी तरह से उद्योगपतियों के कब्जे में आ गया और उद्योगपति अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं, और क्योंकि सरकार के द्वारा उन्हें पूरी सपोर्ट मिल रही है, पूरा मुनाफा मिल रहा है, पैसा बन रहा है उनका, इसलिए वो सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। पर मैं तो उन एम्प्लॉइज से कहना चाहता हूं, जब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने छोड़ दिया, जब अभिसार शर्मा जी ने छोड़ दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया, तो बाकी और लोग जो क्यों चापलूसी कर रहे हैं, क्यों देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं? सिर्फ अपना पेट पालने के लिए? एक देसी कहावत है, बिल्कुल देसी कहावत है, हर कोई कहता है यार पेट तो अपना कुत्ता भी पाल लेता है। कहीं भी अगर अब जाओ, बेचारा घूम रहा है, कुछ भी हो रहा, कहीं ना भी इस दरवाजे पर मांग, इस दरवाजे पर मांग, यहां चाट वहां चाट, वो भी पाल लेता है, कुत्ता भी पाल लेता। तुम तो इंसान हो। सर घर तो बैठ जाए, लेकिन फिर वो जेल भी तो चला जाता है ना, दिक्कत यहाँ भी तो। क्या पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जेल गए? अभिसार शर्मा जी जेल गए? कितने लोग हैं? क्या आरफा खानम शेरवानी ये जेल गई? मैं मानता हूं कि जुबैर जैसे लोग जो हैं उनको जेल में भेजा गया, ये कोई वो नहीं, लेकिन क्या इस डर से हम सब लोगों को घर में बैठ जाना चाहिए? क्या सरकार हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी, सरकार हमें जेल में डालेगी, सरकार हमें गोली मार देगी, इस डर से हम लोगों को चुप बैठ जाना चाहिए? क्या यह देश के साथ में देशद्रोह नहीं होगा? अगर इसी तरह से चुप बैठ के होते तो राष्ट्रीय आंदोलन के कितने नेता, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे उधम सिंह हो, चाहे जो अशफाकुल्ला खां हो, चाहे जितने भी ये लोग हों, अगर ये सब घर में बैठ के होते तो क्या भारत आज आजाद होता? अगर डर लगता है और ये जिंदगी जो है इसी को जीने में आप जो बड़ी बहादुरी समझते हो, तो करते रहो गुलामी, जो कुछ करना है। और गुलामी क्या, मैं तो देशद्रोह कहूंगा, करते रहो देश के साथ में द्रोह। सर वाकई में जनता समझ रही है इन सब चीजों? नहीं, मैं ये मानता हूं जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जनता कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रही निकलने की, लेकिन जिस तरह से धीरे 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 आग धधक रही है अंदर ही अंदर, वो विस्फोट जरूर होगा। वो आग जो है ना, लोगों के बीच में जो अंदर जो उनके आग है, वो एक दिन उन्हें सड़क पर खींचकर जरूर लाएगी। ये बात मैं मानता हूं कि जिस दिन कोई बढ़िया सी लीडरशिप सड़क पे दिखे, लोगों को दिखे, लोग उसके साथ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, लोग हर किसी को मालूम है यार, जिसका आपने रोजगार छीन लिया, जिसके बच्चों की शिक्षा छीन लिया आपने, जिसके तन से कपड़े छीन लिए, सर से छत छीन लिया आपने, जिससे अस्पताल डॉक्टर छीन लिया आपने, दवाई छीन लिया आपने, जिसके मुंह का निवाला छीन लिया आपने, पेट पर भी लात मार रहे हो और पीठ पर भी लात मार रहे हो, झूठे मुकदमे बना रहे हो और जेल में डाल रहे हो, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? एक सीमा है। नहीं कहते हैं सर कि अगर मीडिया ठीक दिखाना शुरू करे तभी स्थिति सुधर सकते हैं, नहीं ऐसा मुश्किल है बड़ा। नहीं, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूं निश्चित रूप से, लेकिन आप भी तो मीडिया हैं। मैं मानता हूं जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो, उस मीडिया की जिम्मेदारी है, उस मीडिया को देखने वाले बहुत लोग हैं, उसका असर बहुत दूर तक जाता है, उसका क्षेत्र जो बड़ा व्यापक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्षेत्र ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई देखता नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसी मीडिया ने खूब बुराई करी जो सीएनआरसी का आंदोलन था, दिखाया भी नहीं, लेकिन सीएनआरसी का आंदोलन पूरी दुनिया में चला गया, फैल गया, सरकार की टांगें कांपने लगी। और अगर कोरोना के नाम पे नहीं हटाया जाता तो वो आंदोलन किसी हालत में बंद होने वाला नहीं था। आप भी उसके बड़े साक्षी रहे, आपने खूब न्यूज दिखाई है, हम लोग लगातार उस आंदोलन में। ठीक इसी तरह से आप फिर वहां आ जाइए कि किसान आंदोलन पर जो आप लोगों ने कवरेज की, उस गोदी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, पर आपने दिखाया, पूरी दुनिया में फैल गया। सरकार को मालूम था कि किस तरह से कितनी भी कोशिश कर ले सरकार, लेकिन हर बात किसान आंदोलन की लोगों तक पहुंच रही थी। कहां से इकट्ठे हो रहे थे लाखों लोग, जो किसानों की पंचायतें हुई, बस 200-250 से ज्यादा पंचायतें पूरे देश में हुई, कहां से आते थे लोग? कह दिया भाई यहां पंचायत होगी, लोग अपने आप ही वहां आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? खबर तो पहुंच ही रही थी ना। ऐसी बात नहीं है। आप देखो, हम तो बहुत सीधा से जानते हैं कि आज तो सोशल मीडिया का इतना जबरदस्त जमाना है, इतना जबरदस्त जो मतलब फैलाव है, इतनी तेजी से सारी चीजें होती हैं। वो जमाना देखिए जब राष्ट्रीय आंदोलन चला तो तब तो कुछ भी नहीं था। और ये भी भारत में पहली बार ही हो रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतनी खुलकर खुलेआम गाली दी जा रही है, इतना अपमानित किया जा रहा है, यह भी पहली बार, और उन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है जो इस देश में धर्म के आधार पर घृणा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जो चाहते हैं कि यहां पर केवल उन्हीं का राज हो, बाकी सारे लोग उनके गुलाम हो, उन्हीं के द्वारा फैलाया जा रहा है, और सरकार चुप है। मतलब इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतना अपमान, इतनी गालियां, सरकार ने एक शब्द नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, किसी भी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला कि अदालत का ऐसा अपमान किसी हालत में जो बर्दाश्त नहीं होगा, किसी ने नहीं बोला। तो वाकई में यह गंभीर परिस्थिति है। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराता हूं, इनसे डरते रहोगे तो कब तक? क्या यह डर आपको हमेशा के लिए बचा लेगा? नहीं, यह डर ही एक दिन आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी की तबाही का बहुत बड़ा कारण बनेगा। अगर आने वाली अपनी पीढ़ी को बचाना है, उसके भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो टक्कर लेनी होगी इन्हीं से, संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, मरना होगा। इससे कभी किसी को जो है किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए। बिना इसके, बिना कुर्बानी दिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया तो आज हम ये स्थिति झेल पा रहे हैं, यहां तक संघर्ष कर पा रहे हैं, यहां तक जिंदा हैं मान सम्मान के साथ। लेकिन अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम बनेगी और ये हमारे लिए सबसे बुरी स्थिति होगी। क्या जवाब देंगे हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? अग्निपथ योजना लाई गई सरकार द्वारा और हम सब लोग चुप बैठे हैं। क्यों नहीं हम इस बात का विरोध करते हैं, खुल के क्यों नहीं विरोध करते हैं कि ये अग्निपथ जो स्कीम लाई गई है, ये न केवल इस देश के नौजवानों को पूरी तरह से तबाह करने के लिए, इस देश की जवानी को नींबू की तरह निचोड़ कर बर्बाद करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, बल्कि इस देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाला गया है। एक जो सूत्रों के हवाले से, जैसे आप लोगों के सूत्र होते हैं, मैं वो उसी हिसाब से बता रहा हूं, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, ये आने वाले समय में भारत की जो सेना है उसकी संख्या को कम करने का एक बड़ा जबरदस्त प्लान है, और जो 14.5 लाख हमारी सेना है उसको घटाकर 8 लाख करने का प्लान है। और मैंने पूरा कैलकुलेट किया कि सरकार जो ये अग्निपथ योजना लेकर आई है, मैं इस पर डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। सरकार जो ये अग्निपथ योजना लेकर आई है, वाकई में आने वाले 10 से 15 साल में इस देश में सैनिकों की संख्या, सेना की संख्या 8 लाख ही हो जाएगी। इस तरह का गणित है पूरा। दावा तो किया जा रहा है कि बढ़ जाएगी संख्या। नहीं, दावा करने से क्या है जोगिंदर, आप देखिए ना भाई, ये दावा एक तरफ कर रहे हैं आप, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है कि 1,22,000 सैनिकों के पद सेना में खाली पड़े हैं। आपका पहला काम क्या होना चाहिए? मैं आप सबसे पूछता हूं, एक सामान्य व्यक्ति से पूछता हूं, उसका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि जब 2 साल भर्ती नहीं हुई है और अभी ये जो भर्ती हो रही है, तो लगभग जब 1 साल बाद वो वहां के ट्रेनिंग लेके जाएंगे, अगर जाएंगे तो, जो भी लोग जाएंगे, जिनकी बात चली है अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से, यानी कि 3 साल हो गए। इस 3 साल में लोग रिटायर भी होंगे, यानी आने वाले 1 साल में रिटायर होंगे, और इस समय तक 1,22,000 पद खाली हैं, और हर साल तकरीबन 70,000 के लगभग सैनिकों की जो है सैनिक रिटायर होते हैं ना। तो 1,22,000 वो और लगभग 70,000 वो, तो क्या सरकार को तकरीबन 2 लाख लोगों की भर्ती सीधे सीधे एकदम नहीं करनी चाहिए? बहुत मोटा सा गणित है, लेकिन वो भर्ती कर कितने ने करनी चाहिए उनको कि जितने पद खाली पड़े हैं उनको लेकर पहले उनकी भर्ती पूरी करो। सेना है, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी कुछ भी कर लीजिए, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी कर लीजिए, आप बम बरसा सकते हैं, आप उनको मार सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। कब्जा कौन करेगा? जमीन पर कब्जा तो थल सेना ही करेगी। सैनिक ले जाके जब उसके कदम पड़ेंगे, जब झंडा गाड़ेगा, तभी तो जाके जो है वो कब्जा होगा, या बचा सकेंगे आप, तभी, अन्यथा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको सैनिकों की भर्ती की जरूरत है। कहने की बात, कहना तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सामने हालात हैं आप उनको बताइए ना क्या कर रहे हैं। जो भर्ती लगभग हर साल 2013 तक हर साल लगभग 80,000 सैनिकों की भर्ती होती थी, वो पिछले 8 साल में मोदी काल में करीब 45-46 हजार पे क्यों आ गई? और आप 46,000 आप भर्ती करने की बात कर रहे हो अग्निपथ में, यानी पीछे के जो खाली पड़े वो आप भर्ती नहीं कर रहे। पहले तो वो आपको भर्ती करनी चाहिए ना।
और आगे इसी तरह से हर साल ये 46,000 आप भर्ती करेंगे, और आगे जब 4 साल हो जाएंगे इनको, तो 4 साल में इनको भैया जाओ झोला उठाओ तुम जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं। कई लोग कह रहे हैं जो वंचित हैं, दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, दलित हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, हाई स्कूल इंटर करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या तुम समझ रहे हो कि ये दलितों को, ओबीसी को, उन दबे कुचले लोगों को भर्ती करेंगे? ये ठेकेदारी प्रथा है। जो सेना में अग्निपथ व्यवस्था है ये ठेकेदारी प्रथा है, और जहां भी ठेकेदारी प्रथा है वहां अगर झाड़ू लगाने का काम है तो SC ST को भर्ती कर लेंगे, झाड़ू लगाने का काम नहीं है, कुछ थोड़ा उससे बेहतर है तो निश्चित रूप से SC ST OBC को भर्ती नहीं करेंगे। और इसीलिए किया गया है ये बहुत प्लान्ड वे में ये सारी चीजें की गई हैं, लेकिन इसका नुकसान देश के न केवल SC ST OBC माइनॉरिटी को, बल्कि इसका सबसे बड़ा नुकसान सवर्ण समाज को होने जा रहा है। सबको वो कैसे? वो इस तरह से कि जो लोग आज की तारीख में जिनकी भर्ती होनी चाहिए, जब आपने भर्ती कम कर दी, 80,000 भर्ती होनी थी, 80,000 में से जितने आप रिजर्वेशन के हिसाब से लेते थे ले लिया आपने, उस 80,000 में से अब आप 46,000 भर्ती कर रहे हो, तो ये जो 34,000 है ऊपर, इन 34,000 में से SC ST का और OBC का रिजर्वेशन करके बाकी कितने लोग हैं? तकरीबन 20,000 लोग तो वही हो गए, वो सवर्ण वाले, तो उनकी नौकरी खत्म हो गई। और आने वाले समय में ये जो आप जो 46,000 भर्ती किए हैं आपने, इनमें से 4 साल बाद आप निकाल देंगे, पहले सबको निकालेंगे और उसके बाद में उनमें से 1/4 तक यानी 25% तक, आप समझ रहे ना? एक तो यह है कि 25% लेंगे, एक ये है 25% तक, यानी 25% में आधा % भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी, 25 भी हो सकते हैं, यानी 25% से तो ज्यादा लेंगे ही नहीं। सो जो ये निकलेंगे, ये सारे के सारे जो लोग निकलेंगे, तकरीबन 34,000 लोग, उनका क्या होगा? 34,000 करीब 33,000 या 34,500 लोग जो निकलेंगे, इनमें कितने जनरल के होंगे? सवर्ण समाज के कितने लोग होंगे बताओ आप? इसलिए सवर्ण समाज का बहुत बड़ा नुकसान है और इसको वो समझ रहे हैं, पूरे देश के नौजवान। लेकिन इसको जाति और धर्म के नाम पर अगर लड़ा गया इस लड़ाई को, तो ये लड़ाई किसी हालत में शुरू भी नहीं हो पाएगी, जीतना तो छो भूल ही जाओ। इसलिए इस लड़ाई को ऐसे लड़ना है कि जो नौजवान हैं, नौजवानों का जितना नुकसान, आप समझ रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जोगिंदर, आज की तारीख में जो लोग, जिस समय ये योजना लागू की जा रही है, इस समय तकरीबन 6 करोड़ लोग वो हैं जो सेना में, अर्धसैनिक बलों में और पुलिस में जाना चाहते हैं। 6 करोड़ जो तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। अब आप इसका नुकसान देखिए आप, कि जो पिछले 2 साल में जिन्होंने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया, फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, वो जो लाखों लोग थे, लाखों बच्चे थे, नौजवान थे, आपने कह दिया कि नहीं अब इनको नहीं लेंगे। जो केवल अपना रिटन टेस्ट का, जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, रिटन टेस्ट में बैठकर पास करके वो निकल जाने थे, आपने कह दिया नहीं। इसमें कई लोगों की तो उम्र निकल गई, 23 साल से भी ऊपर हो गई, तो उनका तो चांस हमेशा के लिए खत्म हो गया। और चांस कितने छीना? आपने छीना, इस योजना के नाम पे छीना। और बाकी एक चीज और इसमें बता दूं आपको, इसके अलावा जो आप बात कह रहे हैं, इसमें जो आप लगातार ये भर्ती करने की जो बात आप कह रहे हैं, जिनका चांस निकल गया उनका तो गया ही गया। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, उन लोगों की जो लगातार तैयारी कर रहे थे, आपने एज ऐसी रख दी, उनकी एज भी निकल गई। सो ये जो 6 करोड़ लोग हैं, उनमें से लेने कितने चाहिए आपको? जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 2 लाख लोगों को लेना चाहिए। आप कितनों को ले रहे हैं? आप मात्र 46,000 को ले रहे हैं। बाकी क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? और उसके बाद में ये जो आएंगे करीब 33,000 लोग जो हर 4 साल बाद निकल के बाहर आएंगे, ये क्या करेंगे? आप कह रहे हो इनको जो आप दे देंगे, सिर्फ जवानी जमा खर्चा अभी तक किसी ने नहीं कहा, ना तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की यानी अर्धसैनिक बलों की तरफ से कोई सरकार की घोषणा आई है कि इनको हम 10% को लेंगे ही नहीं, किसी जो राज्य सरकार की तरफ से आई है, केवल जवानी जमा खर्च है। जैसा मूर्ख बनाती रही है मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी, इसी तरह से ये सारी चीजें हैं, किसी को नहीं लिया जाएगा। सेना के अधिकारी वो खुद आए सामने
वो कह रहे हैं कि इस स्कीम पीछे नहीं हटेगी, बहुत अच्छी स्कीम है ये। सेना के अधिकारियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इस देश की जो पब्लिक नहीं समझती, नहीं जानती, उसको मूर्ख बनाने वाली बात है। ये डिसीजन किसका? सेना का डिसीजन नहीं है। सेना कोई डिसीजन नहीं ले सकती सिवाय युद्ध में। जिस समय युद्ध चल रहा है उस समय युद्ध की परिस्थिति में सेना को पूरा अधिकार होता है कि युद्ध जीतने के लिए, हमला करने के लिए, हमले से बचने के लिए जो रणनीति अपनाए वो करेगी। ये भर्ती का मामला सेना का नहीं है, ये मामला सारा गवर्नमेंट का है, सरकार का है, रक्षा मंत्री का है। कोर्ट में उतर रहे हैं ना अधिकारी। तो इसका मतलब यह है कि वो अधिकारी या तो सरकार की गुलामी कर रहे हैं या सरकार, और यह सबसे बड़ी बात है कि सरकार उनका इस्तेमाल कर रही, सेना का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि देशभक्ति की बात है। तो लोग कहेंगे हाँ सेना के इतने बड़े अधिकारी कह रहे तो बात सही होगी, लेकिन सरकार सेना की वर्दी के पीछे छुप रही है। जैसे एक वो दे देते ना आदमी जो कह देते हैं अबे काहे को औरत के पीछे छुप रहा है। तो सरकार अपनी करतूतों की वजह से, क्योंकि बड़ा जबरदस्त विरोध होने वाला है आने वाले समय में इसका, और हुआ भी है, उससे डर कर सरकार पीछे हट रही है। अन्यथा तो स्कीम किसने लागू की? सरकार ने। सरकार ही बनाती है ना, सेना कैसे बना देगी? सेना लागू करती है। सो जब आप बना रहे हैं तो आप बताइए ना, सारे सवालों के जवाब आप दीजिए। नहीं दे रहे हैं आप, लेफ्टिनेंट जनरल या जो उस लेवल के जो सेना के तीनों सेना अध्यक्ष हैं, आप उनको भेज रहे हो। इसका मतलब उनके पीछे आप छुप रहे हो, और सेना को आना नहीं चाहिए था। यही दुर्भाग्य है कि सेना के जो अधिकारी हैं वो इसके सपोर्ट में आके उन्होंने जो बात की है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सेना का कोई लेना देना सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने अभी जाति का जिक्र किया। कई लोगों का मानना है जो जाति समूह के नाम पे जो बटालियन बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएंगी इस योजना में। वो भी खत्म हो जाएंगी। नहीं, केवल एक चीज नहीं है, जब मैंने आपको बता दिया, आपको केवल एक चीज होती कि जाति के नाम पे होती या किसी के नाम पे होती, वो खत्म हो जाएंगे। वो अपनी जगह आप मान लीजिए कि हाँ ये है, पर इसका जब पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर, सेना की स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा तो यह देश हित में कैसे हो सकती है? जब देश के नौजवानों का, यानी एक इस तरह से इस देश के नौजवानों का अपमान, सेना का अपमान। 4 साल आप उस व्यक्ति को ठेके पे सेना में ले रहे हैं, 6 महीने की आप ट्रेनिंग की बात करें, 3.5 साल आप उसको वो करेंगे, और 4 साल बाद आप निकाल देंगे। लेकिन जब वो सेना में रहेगा तब भी उसको सैनिक का दर्जा नहीं है, और जब वो सेना से निकाल दिया जाएगा 4 साल बाद तो उसे भूतपूर्व सैनिक का दर्जा नहीं है, उसे कोई सुविधा नहीं है। यानी इतना बड़ा अपमान इस देश के नौजवानों का। और आप कह रहे हैं कि उसे 11 लाख रुपए, मतलब 10,70,000 रुपए, 10,71,000 रुपए की बात कर रहे हैं जो एग्जैक्ट है जो उन्हें मिलेगा, और कह रहे हैं कोई कह रहा 20 लाख मिलेगा, कोई कह रहा 12 लाख मिलेगा। मिलेगा 10,71,000। एक व्यक्ति जो 8वीं पास हो या 10वीं पास हो, क्या वो इतना प्रखर होगा, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर होगी कि 4 साल बाद सेना के में नौकरी करने के बाद वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, इस पैसे का बड़ा इस्तेमाल कर लेगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पैसा दिया जाएगा 10,71,000, और उनमें से जो 25% तक लेने की बात है, कहीं यही पैसा जो है रिश्वत के रूप में, कि भैया कौन कौन, भैया मुझे ले लेंगे, भैया कितने पैसे देगा, तो कहीं ये पैसा यहां की बजाय रिश्वत में काम ना है। और क्योंकि इसका जो मतलब पैसा जो होगा ये बहुत बड़ी संख्या में होगा। इजराइल समेत करीब 10 देशों में ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए सैनिक भर्ती किए जाते हैं, वहां से क्या इन्होंने ये एग्जाम्पल लिए हैं भारत सरकार ने? नहीं, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। वो जो भर्ती किए जाते हैं उन देशों की अपनी परिस्थिति है। इजराइल की संख्या बहुत कम है, 80 लाख के लगभग है। और उसके चारों तरफ जो उसकी स्थिति है, जिन देशों से वो खतरा बताता है, जिन देशों से उसका लगातार संघर्ष चलता रहता है, वहां की सरकार ने स्कीम बनाई है कि उसको कंपलसरी ट्रेनिंग के साथ साथ कंपलसरी सेवा देनी पड़ेगी। ये उनके यहां का नियम है, उनकी परिस्थिति की वजह से। वहां ठेके पर नौकरी नहीं हो रही है, और जो कंपलसरी वो सेवा देते हैं उसके लिए भी जो पैसा उन्हें मिलता है वो यहां के इन लोगों को जो पैसा देंगे अग्निवीरों को, उससे कहीं ज्यादा है। सो वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से है। सर, दुश्मन देशों से घिरा हुआ है भारत भी, कैसे टक्कर दे पाएंगे अग्निवीर? ये नहीं, आप टक्कर देने की बात कर रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन होगी 4 साल बाद उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कैसे होगी फ्रस्ट्रेशन? में इसका एक आपको उदाहरण बता देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे।
सरकार ने कह दिया कि भाई जो लोग आएंगे निकल के आएंगे, हम उन लोगों को 10% आरक्षण देंगे। किस में देंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस में या राज्यों में। एक उदाहरण देखिए, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी के मध्य प्रदेश में सरकार है, वहां पे 60,000 भर्तियां निकली पुलिस में और भूतपूर्व सैनिकों का 10% आरक्षण था। उस 10% आरक्षण में 6,000 लोग आने चाहिए थे। कितने लिए आपको मालूम है? 6 लोग। इनकी ईमानदारी इससे पता लगती है। मतलब ये छटे हुए बेईमान हैं, छटे हुए भ्रष्ट हैं, छटे हुए झूठ बोलने वाले ये लोग हैं, इंक्लूडिंग देश के प्रधानमंत्री। सो इनकी बात पे भरोसा करके आप अपनी जिंदगी तबाह करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यह है कहानी। देश के लोगों को यह समझने की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने की बात करता है, उसी का मंत्री बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने इन 7 सालों में 6,98,000 नौकरियां दी हैं। प्रधानमंत्री का मंत्री बता रहा है। सो आप समझिए कि 7 साल में कितनी होनी चाहिए? 14 करोड़ लोग। इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होता, लेकिन उसी का मंत्री बता रहा है कि 6,98,000 कहां गया वो जो वादा था। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आती, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं।